भारत के इतिहास में ना कई राजवंश ऐसे हैं जो बस गुमनामी में खो गए। तो आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी सामने लाएंगे, एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपनी पूरी विरासत पत्थरों पर लिख दी। ये कहानी है पांडु वंश की, जिन्हें सोमवंश भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा परिवार था जिसने सदियों तक, सेंचुरीज तक सेंट्रल इंडिया पर राज किया, लेकिन उनकी पूरी कहानी ना आज भी एक पहेली की तरह है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, ये राजवंश कोई एक सिंगल एम्पायर नहीं था। करीब करीब 1000 सालों में ये 4 अलग अलग ब्रांचेस में बटा और फला फूला। तो इस उलझे हुए इतिहास को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी जड़ों से शुरू करना होगा, यानी इसकी जो ओरिजिनल ब्रांच थी वहां से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 5th सेंचुरी में, मैकल के पहाड़ों से। यहीं पर एक राजा थे जयबल, जिन्होंने पांडु वंश की नींव रखी, एक ऐसे साम्राज्य की जो आने वाली कई सदियों तक इस पूरे एरिया की किस्मत लिखने वाला था। इन्होंने क्या किया कि पहाड़ों से घिरे इस मेकल रीजन को अपना गढ़ बना लिया। वे भगवान विष्णु के उपासक थे और कह सकते हैं कि उनकी इसी आस्था ने उनके शासन और उनके फ्यूचर की नींव रखी। अच्छा, इस राजवंश की असली ताकत ना तलवार से नहीं आई, बल्कि डिप्लोमेसी से आई। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैरिज अलायंस ने 2 पावरफुल किंगडम्स को एक साथ ला दिया, और इसी एक फैसले ने इस वंश के फ्यूचर को हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। और इस गठबंधन से जो पावर ट्रांसफर हुआ ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। राजा भरतबल के बेटे थे उदयन। उन्होंने खुद राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने पावरफुल दादा इंद्रबल के नाम पर रख दिया, और यही नया इंद्रबल आगे चलकर इस वंश के सबसे पावरफुल साम्राज्य की नींव रखने वाला था, और वो भी एक बिल्कुल नई राजधानी में। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं 6th सेंचुरी में। यहाँ नए इंद्रबल ने शिरपुर में एक नई कैपिटल बसाई, और ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक नए गोल्डन एज की शुरुआत थी। देखिए, इंद्रबल कोई आम राजा नहीं था। उसने पहले क्या किया, अपने राइवल के ही कोर्ट में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की तरह काम किया, और फिर सही मौका देखकर एक पुराने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का बदला लेते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना कर दी। और सत्ता मिलते ही ना एक टिपिकल फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। हुआ ये कि राजा नन्नराज प्रथम की कई सालों तक कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी भतीजे तिवरदेव को गोद ले लिया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। राजा को बुढ़ापे में एक बेटा हो गया, चंद्रगुप्त। मजे की बात यह है कि इसके बावजूद गोद लिया बेटा तिवरदेव ही गद्दी पर बैठा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि तिवरदेव का वंश आगे नहीं चला, और फाइनली ताज घूम फिरकर असली बेटे यानी चंद्रगुप्त के परिवार को वापस मिल गया। लेकिन ये जो महान निर्माण का गोल्डन एज था ना, उससे ठीक पहले एक दौर आया था जीत का, कॉन्क्वेस्ट का। इसे लीड कर रहे थे वही गोद लिए हुए राजा महाशिव तिवरदेव। उन्होंने अपनी जीतों से एम्पायर को बहुत फैलाया और सकल कौशलाधिपति का टाइटल हासिल किया, जिसका मतलब है पूरे कौशल का स्वामी। उनके राज को इस डायनेस्टी का पीरियड ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है। कहते हैं ना, हर महान विजेता के बाद शांति और क्रिएशन का एक दौर आता है। तो तिवरदेव के बाद गद्दी पर बैठे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो इस वंश के सबसे महान शासक बने। उन्होंने युद्ध की जगह क्रिएशन को चुना, और उन्होंने अविश्वसनीय रूप से 60 साल तक राज किया। जरा सोचिए, 60 साल, 6 दशकों की स्टेबिलिटी, और इसी स्टेबिलिटी ने एक जबरदस्त कल्चरल और आर्किटेक्चरल बूम को जन्म दिया। और उनके राज की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? रिलीजियस टॉलरेंस, यानी धार्मिक सहिष्णुता। देखिए, डायनेस्टी का ऑफिशियल रिलीजन तो था वैष्णववाद, यानी विष्णु की पूजा, लेकिन राजा खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस जमाने में ये एक बहुत ही रेयर और कमाल का उदाहरण था। और इस टॉलरेंस का नतीजा ये हुआ कि पूरे किंगडम में लिटरली कंस्ट्रक्शन की एक होड़ सी मच गई। शिव मंदिर, बौद्ध विहार, विष्णु मंदिर, जैन विहार सब एक साथ बन रहे थे। इससे एक बहुत ही यूनिक मल्टी रिलीजियस लैंडस्केप तैयार हुआ। शिरपुर की शोहरत अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। ये इतना फेमस हो गया कि 639 AD में मशहूर चाइनीज ट्रैवलर और स्कॉलर हुएनसांग ने यहाँ विजिट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई फेमस ट्रैवल ब्लॉगर किसी हॉटस्पॉट पर जाता है। उन्होंने अपनी डायरी में यहाँ की प्रॉस्पेरिटी और हजारों बौद्ध भिक्षुओं के बारे में लिखा। लेकिन रुकिए, पांडु इस इलाके में अकेले नहीं थे।
उनके पड़ोस में ही दूसरी पावर्स भी उभर रही थीं और इससे टकराव और कंपटीशन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। ये देखिए, 2 और छोटी डायनेस्टीज थीं, शैल और बाण, जो पास में ही रूल कर रही थीं। शैल डायनेस्टी 7th 8th सेंचुरी में दुर्ग रीजन में थी और बाण डायनेस्टी 9th सेंचुरी में पाली में। दोनों ने अपनी छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल विरासत छोड़ी है। तो राजा आए और चले गए, उनकी डायनेस्टीज भी खत्म हो गईं, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी असली लेगेसी तो वो है जिसे हम आज भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी पत्थरों में लिखी गई उनकी कहानी। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इसे कभी कभी छत्तीसगढ़ का ताजमहल भी कहते हैं और ये कंपैरिजन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ताजमहल एक बादशाह के अपनी बेगम के लिए प्यार की निशानी है, बिल्कुल वैसे ही ये मंदिर एक रानी वसाटा ने अपने पति की याद में बनवाना शुरू किया था। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास में हर महान दौर का अंत होता है। पांड्यु डायनेस्टी का पतन हुआ कलचुरी डायनेस्टी के हमले से। इस हमले ने उनके सदियों पुराने राज को खत्म कर दिया और इस रीजन में नए रूलर्स के लिए रास्ता बना दिया। तो पांडु वंश ने अपने गोल्डन एज का एक परमानेंट रिकॉर्ड पत्थरों और स्क्रिप्ट्स में छोड़ दिया। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और कैसे भुला दिया जाता है। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, आज हम अपने अतीत की कौन सी कहानियां हैं जिन्हें भूलते जा रहे हैं।